हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हम लोग पूरी हिस्ट्री का ये आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 6 to 12 क्लास हम लोग एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, सोशल साइंस की। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, सिक्स क्लास। सो इंट्रोडक्शन। History that we all knows very well, his plus story, that means someone's stories is history। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री मतलब वह स्टोरी जो किसी का पास्ट होता है, या फिर हम ये कह लें कि हिस्ट्री अल्टीमेटली जो हमारे पास में चीज़ें हुई होती हैं उनकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें आगे नियर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किन किन मिस्टेक्स जो हिस्ट्री में हमने की हुई हैं उनको हमें रिपीट नहीं करना है। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट हैपनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पास्ट में हुआ है, हिस्ट्री उसकी स्टोरी है। एविडेंस अबाउट हिस्ट्री, अगर हम लोग एविडेंस के बारे में पता करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि हिस्ट्री क्या होता है, तो हमें पुराने जो क्लॉथ्स मिले हैं, हाउस मिले हैं, फूड्स की जो उनकी हैबिट्स मिली हैं, लाइक पहले के जो लोग हुआ करते थे वो वन प्लेस टू अदर प्लेस माइग्रेट करते रहते थे, बिकॉज जो एनिमल्स जो है वो एक जगह रुकता नहीं था और वो लोग शिकार पे अपना पूरा जीवन यापन किया करते थे। तो इस वजह से जो पहले के लोग हुआ करते थे वो शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते थे, इसलिए वो स्टेशनरी भी नहीं रहते थे। दोज हु डोंट स्टडीड द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हिस्ट्री को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जो पास्ट में जो गलतियां हम करते हुए आए हैं वो गलतियों को हम सुधार नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हिस्ट्री को पढ़िए। क्यों? बिकॉज हिस्ट्री इज़ द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द थिंग्स विच वॉज हैपन्ड इन द पास्ट। दैट मीन्स कि वो चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं हमें उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जमाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कब कब क्या क्या हुआ है। और इसके साथ में हमें ये भी पता चलता है कि किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है और किन किन गलतियों को हमें नहीं करना है। दोज हु स्टडीड द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीटेड। दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, फादर ऑफ हिस्ट्री। हम लोग अच्छे से जानते हैं जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं वो हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस जी ने कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो हिस्ट्री लिखने का जो सिलसिला जो शुरू किया गया था वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और बेसिकली हिस्ट्री वॉज रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द सुमेरियंस एंड इजिप्शियन पीपल अराउंड 35 to 3200 BC। देखिए यहाँ पे एक डेट आई है, वो डेट क्या है? 3500 से 3200 BC के बीच में हिस्ट्री को सुमेरियंस और इजिप्शियन लोगों ने लिखना सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो जैसा कि हमने इसमें जाना कि हिस्ट्री क्या है, इट इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ समवन पास्ट, और वी कैन से इट इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और द सीक्वेंस विच tells us that what was happened in the past and which was it is just a chronological order, जिससे हमें पता चलता है कि डेट्स वाइज, ईयर वाइज अकॉर्डिंग टू क्या हुआ है। हिस्ट्री के फादर के बारे में हमने जाना कि हिस्ट्री के जो फादर थे वो हेरोडोटस थे, और हेरोडोटस के साथ साथ में हिस्ट्री को सबसे पहले सुमेरियंस और इजिप्शियन लोगों ने 3500 से 32 BC के अराउंड लिखना स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, और हिस्ट्री को पढ़ के हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हिस्ट्री अल्टीमेटली हमें बताता है कि हमें हमारे पास्ट में क्या हुआ। इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। वो हमें हमारे पास्ट को समझने में थोड़ी सी हेल्प करती है। प्रोवाइड अस द इंसाइट इनटू आवर कल्चर ऑफ ओरिजिन एज वेल एज विथ लेस फेमिलियर कल्चर। और ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंट कल्चर्स को हमें हेल्प करती है उनको समझने में, और वो कल्चर्स को भी समझने में जिन कल्चर्स के बारे में हमें पता नहीं था। इंक्रीजेस क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, और साथ साथ में हमारे कल्चर के साथ में दूसरे कल्चर्स को भी समझने में हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैनी रीजन्स वाई पीपल में बिहेव द वे दे डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोग जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, हम लोग देख लें, भील देख लें, बंजारा देख लें, लोग जिस तरह से रहते हैं और जिस तरह से लोग अपना काम करते हैं, वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट एंड वाई दे आर डूइंग लाइक दैट।
तो वो उनका एक कल्चर है, उस कल्चर के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो ट्राइब्स हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलता है। एंड हेल्प अस बिकम मोर इम्पार्शियल अस डिसीजन मेकिंग, हमें एकदम निष्पक्ष बनाता है, बैलेंस बनाता है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है कि हमें किस तरह से आगे अपनी लाइफ को लेके जाना है, और पास में ऐसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस तरह से हिस्ट्री में सारी चीज़ें हुई हैं, और उसको हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है। हेल्प अस बिकमिंग गुड सिटीजन, इंक्लूडिंग हिस्ट्री हमेशा हम लोगों को हेल्प करती है कि पास में जो जो चीज़ें हुई हैं उससे हम एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उसके साथ में हम लोग देखते हैं बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अल्टीमेटली हम देख लें तो जो हड़प्पा कल्चर से लेके जो कल्चर चला है हड़प्पा से 7th सेंचुरी अराउंड तक, 7 BC तक, तो वो पूरा का पूरा हम लोगों ने रखा है एंशिएंट में। एंशिएंट में मतलब जो प्राचीन समय जिसको हम कहते हैं, हमने उसको एंशिएंट में रखा हुआ है बेसिकली। फिर 7th सेंचुरी के बाद जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम लोगों का आना स्टार्ट हो गया इंडिया में। रेगुलरली दे आर अटैकिंग ऑन इंडिया, लाइक टर्किश लोग आए, अफ़गानी लोग आए, लोधी आए, वट एवर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने आके हमारे इंडिया पे अटैक किया, और अटैक करने के साथ में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड यहाँ से शुरू हुआ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्यकालीन भारत। उसके बाद फिर हम जाते हैं 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा हमारे इंडिया पहुँचे, कैलीकट के जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे राजा केप जोमेरन था, वास्को डी गामा पहुँचे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे वास्को डी गामा के आने के साथ साथ में ही मॉडर्न इंडिया चालू हो जाता है। मॉडर्न इंडिया वैसे तो बेसिकली हम मानते हैं 1707 से, जो मॉडर्न इंडिया है 1707 के बाद जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के साथ में ही जो मॉडर्न इंडिया था, या जिसको आधुनिक भारत कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि अल्टीमेटली हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हम लोग BC में कंसीडर करते हैं, मतलब जो एंशेंट है, प्राचीन समय से लेके 7th सेंचुरी BC तक, 7th सेंचुरी तक हम लोग कंसीडर करते हैं एंशेंट टाइम या एंशेंट हिस्ट्री। फिर हम करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, 7th सेंचुरी से लेके हम लोग उसको कंसीडर करते हैं मुगल एम्पायर तक। मुगल एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसके बाद तक, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने आपके औरंगजेब के मरने के बाद में हमने मॉडर्न इंडिया को कंसीडर किया है। देन मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश टिल डेट, और उसके साथ में हमने इंडिपेंडेंस तक को, ये पीरियड को अभी तक के पूरे पीरियड को हमने कंसीडर किया है। प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पूरा डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं वेयर डिड द पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। लोग सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले के जो बड़े बड़े जो टाउन थे वो जनरली रिवर्स के पास होते थे। रिवर्स जैसे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो है हमारी इंडस है और नर्मदा है। लोग जनरली इंडस और नर्मदा के आसपास रहा करते थे। दैट मीन्स क्लोज टू द बैंक ऑफ नर्मदा एंड सेवरल थाउजेंड्स ईयर। नर्मदा रिवर के आसपास वो लोग रहते थे कई सालों से। उनका काम क्या था, लोग फूड गैदरिंग करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, और फूड को इकट्ठा करने के साथ साथ में वो क्या करते थे, अपने आसपास जो भी उनके पास जो जड़ होती थी, आई मीन जो लीव्स होती थी, लकड़ियाँ होती थी, उनको इकट्ठा करते थे, जानवरों को पालते थे, मछलियों को पकड़ते थे, और अपना जो एक ऐसा टाइम आता था, ठंड आती थी या कुछ ऐसा सीज़न आता था, तो वो उस समय के लिए अपने पास खाना इकट्ठा करके रखा करते थे। लोग हंटिंग करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली लोग उस समय पे जो अपना पूरा का पूरा लाइफ चलाते थे वो हंटिंग पे ही चलाते थे, और हंटिंग पे चलने की वजह से उनको हंटर्स भी कहा गया। उसके साथ में हम लोग देखते हैं एनिमल रियरिंग। अब वो कहीं ना कहीं पशुओं को भी पालते थे, क्योंकि पशुओं को पालने से क्या होता था, उन्हें जैसे गॉट हो गया, शिप हो गया, काऊ हो गया, ये एनिमल्स को भी वो पालते थे, जिससे उन्हें मिल्क मिल जाता था। और सबसे पहला जो एनिमल था, सबसे पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग। सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेटेड किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड्स। फूड्स के सोर्सेज क्या क्या थे?
रूट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जड़ें, फ्रूट्स मतलब फल, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट में जो जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद एनिमल हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे और उनको पका के खाया करते थे आग के थ्रू। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी, वो थी वीट और बार्ले की, जो कि 8000 ईयर अगो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सुलेमान और किरतार हिल्स के आसपास उनके प्रूफ्स हमें मिले हैं कि कहीं ना कहीं वीट और बार्ले को सुलेमान और किरतार हिल्स के आसपास कहीं ना कहीं उन्हें प्रोड्यूस किया गया था। एनिमल रेयरिंग में शीप, गॉट और कैटल्स को ये लोग रेयरिंग करते थे, पालते थे। राइस प्रोडक्शन को अगर हम देखेंगे तो ग्रोन इन गारो हिल्स में ग्रोन किया गया था। गारो हिल्स अपने ईस्टर्न पार्ट में पड़ जाती है। उसके बाद विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ती है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स में रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे। एनिमल को हंट किया करते थे। मेजर क्रॉप्स में आपने देखा वीट और बार्ले था। उसके साथ में एनिमल रेयरिंग में सीप, गॉट और कैटल्स था। राइस प्रोडक्शन में ग्रोन इन गारो, राइस जो था वो गारो में हुआ था, गारो रीजन में हुआ था जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और विंध्यास रेंजेस में जो कि सेंट्रल पार्ट में पड़ता है। हिस्ट्री शुड बी रीड जियोग्राफिकली एंड जोग्राफी शुड बी रीड हिस्टोरिकली। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमें सीधा क्लियर करता है कि हम हिस्ट्री को कभी भी जोग्राफी के बिना नहीं पढ़ सकते और जोग्राफी को कभी हिस्ट्री के बिना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री पढ़ते टाइम हमें जोग्राफिकल लोकेशंस का याद रखना पड़ता है। तो इसी की तरह वाइस वर्सा भी होता है। इसके साथ में हम लोग देखते हैं सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्लीस्ट सिटीज इज अराउंड 700 ईयर्स अगो। अब अगर हम देखेंगे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास 4700 ईयर्स एगो धीरे धीरे करके जो टाउन्स थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जिसमें चंबल, सोन, यमुना थे, उसके आसपास भी कहीं ना कहीं जो कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया में फैली हुई थी, उसके आसपास धीरे धीरे करके टाउन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे एक पावरफुल महाजनपद थी जो कि सारी महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थी उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, जिसका नाम था मगध, जो कि साउथ ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो गंगा रिवर के साउथ में थी और जो कि अपनी गंगा रिवर के साउथ में थी और अपने ट्रिब्यूटरीज के आसपास वो कहीं ना कहीं पूरा बसा हुआ था। पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, लोग ट्रैवल क्यों करते थे? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, लोग सर्च करते थे खाने के लिए और शेल्टर के लिए, रहें कहाँ, क्या खाएं। सबसे पहले जो बेसिक नीड्स थी लोगों की वो थी फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। फूड को लेके लोग ट्रैवल करते थे। क्लॉथ्स का लेके पहले के ज़माने में इस तरह का कुछ हुआ नहीं करता था। लोग बड़े बड़े जो पत्ते हुआ करते थे उनको अपने शरीर से चारों तरफ बांध के और इस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते थे। एनिमल की स्किन्स को पहना करते थे, इस तरह से चला करते थे। सेकेंड, टू कंक्यूर अदर्स लैंड, दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए ट्रैवल किया करते थे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, टू फाइंड आउट न्यू प्लेसेस, और कुछ लोग नई नई जगहों की खोज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला करते थे। इट लीड्स टू शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड थॉट्स, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को भी लेके जाते थे, और थॉट्स को ले जाने के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती थी कि वो वहाँ जाके अपने कल्चर को भी सिखा के आते थे लोगों को। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आज कारवान से शिप्स और कारवान से वो कहीं ना कहीं चलते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पहले के टाइम में ऐसा ट्रेन और ये सारे डेवलपमेंट्स नहीं थे कि एरोप्लेन थे या ट्रेन थे। इस वजह से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो शिप्स का यूज़ करते थे। रिलीजियस पीपल मूव्ड फॉर डिलीवरिंग रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल, जो धार्मिक लोग हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे हुआनशांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, फाइयान आया था, संयुक्तयान आया था, ये चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, और भी बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए थे। वो अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ उनका जो रिलीजन था उस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए हमारे यहाँ आए थे, और साथ में हमारे कल्चर को समझने के लिए। तो जैसे बौद्धिज़्म को अगर हम बात करें तो स्प्रेड करने के लिए ये लोग आए थे, और ये आके बहुत सारे जो बड़े बड़े रूलर थे उनके यहाँ पर रहे और अपने पूरे के पूरे जो रिलीजन था उसको स्प्रेड किया। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं, बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, तो उसके साथ में वो आइडियाज़ को भी एक्सचेंज करते हैं, कल्चर्स को भी एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिशंस को भी एक्सचेंज करते हैं, और
न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक्स एंड कुकिंग फूड, और नए नए तरीका खोजते हैं कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक को बना सकते हैं और खाने को पका सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो नाम है वो नाम इंडिया का कैसे आया। हमारा देश भारत, सबसे पहले उसको इंडिया, जिसको दैट इज भारत, सबसे पहले इस नाम का उपयोग किया जाता था। इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में हम कहते हैं सिंधु, सिंधु जो कि एक रिवर का नाम है। और हमारे देश में करीब 2500 ईयर्स एगो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से आने वाले ईरानियन और यूनानी लोगों ने सिंधु को हिंदोस कहा, सिंधु को हिंदोस कहा, अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, पूर्व में या ईस्ट में सिचुएटेड जो एरिया है उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। दैट मीन्स जो लोग, जो ईरानियन लोग जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आते थे, वो लोग इंडोस रिवर के नाम से भारत को इंडिया कहा, दैट व्हाट वी कॉल्ड भारत। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे इसको भारत कहा गया। भारत कहने के साथ में ये हमारा ऋग्वेदिक कल्चर था कि ऋग्वेदिक एरा में जो लोग थे वो इंडिया को भारत कहते थे। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम कैसे पता करते हैं कि पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखी हुई, हाथ से, जिसका अर्थ होता है मेन्यू। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स मतलब होता है उस पर लिखा हुआ, जैसे ताड़पत्र हैं आपके, जैसे कि लीप्सेस हैं आपके, अलग अलग ट्रीज़ की बिर्च हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े पत्ते हुआ करते थे उन पर लिख के लोग रख दिया करते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि उनमें कीड़े लग के वो ख़राब होने लगी, तो इसको लेके और ऑल्टरनेटिव्स निकाले गए। लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं जो उस समय में यूज़ की जाती थी। इसके बाद हम इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। इंस्क्रिप्शन से मतलब होता है कि किसी हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ें, जैसे कि हम बात करेंगे स्टोन, मेटल और बेक्ड क्ले हैव स्क्रिप्ट्स, लेटर और साइंस, ठीक है। जो जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे इस पिक्चर को, जैसे कि ये आपको दिख रही है पिक्चर में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हैं उन पे लिख के रख दिया कर रहे हैं वो लोग, और रखने के साथ साथ में उसको फिर कई सालों तक आगे फॉरवर्ड किया जाता था। फॉरवर्ड करने के साथ साथ में इस तरह से हम इंस्क्रिप्शंस मतलब जो हार्ड सब्सटेंस होता था, हार्ड सब्सटेंस पे लिख के रखा करते थे। और रखने के साथ साथ में क्या होता था, वो थोड़ा सा हार्ड होता था, तो हार्ड होने के साथ साथ में क्या होता था, वो ख़राब नहीं होता था। और ख़राब ना होने के साथ साथ में वो आगे जो लोग आते थे, और जब कल्चर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता था, तो कल्चर को माइग्रेट करने के साथ साथ में जो लोग थे, तो जो एक टाइम के कल्चर के लोग थे, वो दूसरे टाइम के कल्चर के लोगों को बता पाते थे कि किस तरह से हमारा कल्चर था। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइंस क्या होता है, जिससे हमें जो हमारे पास्ट में जो छोटे छोटे जो एविडेंस मिले हों, उन एविडेंसों से हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। और पास्ट में हम पूरी उनकी आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। स्टडी को हम क्या करते हैं, एक्सकवेशंस, मतलब जो खुदाइयों में हमें चीज़ें मिलती हैं उनको निकालते हैं और निकाल के उनकी स्टडीज़ करते हैं। या फिर जो एनिमल की बोन्स हमें मिलती हैं, या फिर एनिमल्स की जो वोन्स हैं जिनको लोग खाते थे, उनसे हमें पता चलता था कि किस तरह से लोग पूरा का पूरा उनका कल्चर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसी तरह से धीरे धीरे करके ये पता लगाया था। डिफरेंसेस इन लाइफ, ठीक है। हम लोग एक चीज़ देखते थे कि लोग जो थे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ करते थे। अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग के जो लोग थे वो जो राइटिंग का जो आर्ट था उससे बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था कि किस तरह से लिखते हैं और क्या करते हैं। और शिक्षा या फिर एजुकेशन या फिर राइटिंग वर्क केवल जो हायर क्लास थी, हायर क्लास तक ही कहीं ना कहीं लिमिटेड था। जो नॉर्मल जो मैन और वीमेन हुआ करते थे वो जनरली इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में कभी भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी। जो हायर क्लास होते थे वही सारी चीज़ों को करते थे, राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। और उसके साथ साथ में जो 18th सेंचुरी थी उसके पहले कोई ऐसी हमारे यहाँ पे जनगणना नहीं हुआ करती थी, तो हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े भी नहीं थे। इसके साथ साथ में जो लोग थे, जो लाइफ थी उनकी, वो कहीं ना कहीं
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि जो राजा लोग हुआ करते थे वो महलों में रहते थे, और जो किसान हुआ करते थे वो झोंपड़ियाँ और छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहते थे। किसान, राजा और उनके साथ में जो उनकी प्रजा है, जो प्रजा हुआ करती थी या जो गरीब लोग हुआ करते थे, वो राजाओं के लिए गेहूं उगाया करते थे, अनाज उगाया करते थे। एवं उनका राजा का कार्य होता था संपूर्ण प्रजा की रक्षा करना, और राजा उन लोगों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अटैक करते थे। अटैक करने के साथ साथ में तो जो राजा हुआ करता था अल्टीमेटली वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करता था। और राजा की जो लाइफ होती थी उसमें कहीं ना कहीं वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती थी। उसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती थी, लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ में जो गरीब किसान हुआ करते थे उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दुखमयी होती थी। उन्हें कष्ट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सारे काम करना, लोगों के लिए अनाज उगाना, उनके साथ में उन पर टैक्सेस भी इम्पोज कर देना, इस वजह से उनकी जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि आप देखिए ये हार्ड सब्सटेंस पे किस तरह से ये पूरा का पूरा चीज़ों को उकेरा गया है। उकेरने के साथ में ये हार्ड सब्सटेंस हैं, और ये आपने देखा ये पांडुलिपियाँ हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं। ये 2 इमेजेस आपको मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं पीपीटी में। इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह से ये पूरा स्टडीज़ अपनी किया करते थे, और स्टडीज़ करने के साथ साथ में ये अब हम लोग मैप के साथ में देखते हैं कि किस तरह से जो सुलेमान और किरथार हिल्स हैं, यहाँ इसके आसपास हमें राइस के प्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले पता लगा, या वीट और बार्ले के बारे में हमें सबसे पहले पता लगा। और सबसे पहले पता लगा, ये देखिए आप सुलेमान और किरथार हिल्स जो आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, नॉर्थ और वेस्टर्न एरिया में है ये। और ये साथ में यहाँ से हमें ईरानी लोग हमारे यहाँ से आया करते थे, और आने के साथ साथ में वो इंडिया में यहाँ पे इंडस रिवर के आसपास, ये देखिए आपको इंडस रिवर दिख रही है, ये आपको इंडस रिवर दिख रही है, ये इंडस रिवर। तो लोग यहाँ से ईरानी लोग आया करते थे, और आने के साथ साथ में वो लोग यहाँ पे क्या किया करते थे, आके उसके जो रिवर से उसके बैंक के आसपास वो लोग क्या करते थे, रहने लगते थे, और रहने के साथ साथ में अपनी पूरी की पूरी लाइफ को इन्वेस्ट किया करते थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इम्पॉर्टेंट तरीके से हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में किस तरह से सारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। हमने स्टार्टिंग से देखा कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं, हिस्ट्री को हमने कैसे डिवाइड किया है, हिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री को रीड करने का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके साथ में हमने डिविजन्स देखे, उसके बाद हमने देखा लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके खाने के सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कहाँ कहाँ पे उगाई गई हैं, क्या क्या वो एनिमल्स को पालते थे, और सिटीज़ का कैसे डेवलपमेंट हुआ और कहाँ हुआ, लोग क्यों एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करते थे। उसके साथ में देखा कि हमारा जो भारत है उसका नाम कैसे आया, और हमने पास के बारे में देखा। पास के बारे में देखने के साथ में हमने इंस्क्रिप्शंस देखे, आर्कोलॉजिकल्स देखे, डिफरेंसेस देखे, और उसके साथ में अब हम लोग देखने वाले हैं वैन। वैन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखने में आई हैं, वो आई है कि हमारे यहाँ पे जो BC और AD का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं AD जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी, या CE जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, या BC और BCE बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को रोम के गवर्नर पोर्टियंस ने 33 BC में सूली पे चढ़ा दिया था। तो उनके डेथ के पहले का जो टाइम था, या उनके बर्थ के जो पहले का टाइम था, उसको बिफोर क्राइस्ट कहा गया था या बिफोर कॉमन एरा कहा गया था। और उनके बाद का जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया था एनो डोमिनी। ये +1 में चलता है, ये यहाँ से 500 ये दूसरे डायरेक्शन में जाता है। जैसे ये 500 इस तरफ जाता है तो ये 500 इस तरफ जाता है, तो ये 500 + 1000 इस तरह से, और ये यहाँ पे 500, तो दोनों बाइसा बरसा जाते हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से कहाँ पे कब क्या क्या हुआ। तो हमने फ्रेंड्स देखा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये सारी चीज़ें आज हमने समझी, कब कहाँ कैसे क्या हुआ और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा।
थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू।